हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो इश्यूज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस फॉर एमएसएमई अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस पे है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम ना सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, कैसे हमने उसका सॉल्यूशन भी करना है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हो सकता है किसी के व्यूज़ जो मेरे साथ हो सकता है मैच ना करें, लेकिन जो भी मैंने ये आज की वीडियो बनाई है वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं कि हम सेक्शन 43B क्या कहता है। इट सेज दैट सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 43B के बारे में बताना चाहूँगा कि 43B है क्या, फिर उसके बाद हम एच क्लॉज पे चलेंगे। 43B सेक्शन कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो ये कहता है कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो पेबल रह जाते हैं, जैसे A to G तक ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। A to G HB क्लॉज है। सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि 31 मार्च पे पेबल हैं। तो वो कौन से एक्सपेंसेस हैं वो तो देखते हैं हम। एनी सम पेबल बाय द सेसी बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी वट एवर नेम कॉल। तो ये टैक्सेस आ रहे। इसके अलावा ESI, EPF, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी सम पेबल बाय एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरिंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो एक्सपेंसेस हैं तो ये एक्सपेंसेस हमें तभी अलाउड होते हैं अगर ये एक्सपेंसेस जो हमने पेड किया हो, तो ये एक्सपेंसेस पेमेंट बेसिस पर हमें अलाउ होते हैं। तो ये A to G जो एक्सपेंसेस हैं ये हमें पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो एक्सपेंसेस हमने ड्यूरिंग द ईयर इंकर किए हैं और ये अमाउंट जो है वो 31 मार्च को पेबल है, तो अगर हमने इन पेबल एक्सपेंसेस को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले अगर हमने जमा करा दिए तो ये जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारी जो रिटर्न की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, अगर हमने उससे पहले जो 31 मार्च को पेबल है अगर हमने जमा करा दिए तो ये एक्सपेंसेस उस साल के लिए अलाउड होंगे। और अगर हमने ये एक्सपेंसेस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले नहीं जमा कराए, उसके बाद जमा कराए हैं, तो जिस साल हमने ये जमा कराए हैं उसी साल ही इन एक्सपेंसेस की हमें डिडक्शन मिलेगी। लेकिन 43B क्लॉज H में ये बताया गया कि अगर इस क्लॉज में जो एक्सपेंसेस बताए गए हैं अगर वो एक्सपेंसेस हमने विद इन टाइम, वो टाइम कितना है वो अभी हम देखेंगे, उस टाइम के अंदर हमने अगर पेमेंट नहीं की है और ये एक्सपेंसेस 31 मार्च में पेबल हैं, तो हमें ये एक्सपेंसेस तभी अलाउड होंगे अगर हमने विद इन ड्यू टाइम अगर हमने पेमेंट की है तो तभी ये अलाउड होंगे, नहीं तो जिस साल हमने पेमेंट की है ये उस साल अलाउड होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 43BH में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो 43B क्लॉज H है। तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं 43B क्लॉज H में क्या कहा गया है। इट सेज दैट सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। तो ये डिडक्शन तभी मिलेगी अगर वो एक्चुअल पेमेंट होगी। इस क्लॉज में क्या कहा गया है, एनी सम पेबल बाय द सेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। MSME में हम देखते हैं कि सबसे पहले MSME में जो भी रजिस्टर्ड होता है वो इधर माइक्रो में हो सकता है या स्मॉल में हो सकता है या फिर मीडियम एंटरप्राइजेज में। जो 43BH क्लॉज है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज पर ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज क्या है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो सप्लायर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है या स्मॉल एंटरप्राइजेस से। तो सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं। यहाँ पर है टर्नओवर। जो टर्नओवर है वो लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है
और ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हैं तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए कि टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ है और जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 50 लाख है, तो उसकी जो कैटेगरी आएगी वो माइक्रो एंटरप्राइज की आएगी। और दूसरा स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि जो टर्नओवर है वो लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए हम ये देखते हैं कि जो उसकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, और साथ में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशनें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई है, फॉर एग्जांपल जो टर्नओवर है वो 6 करोड़ हो रही और इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 50 लाख है, तो ये नेक्स्ट कैटेगरी में चल जाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेज में, क्योंकि जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से अबव चलेगी तो स्मॉल एंटरप्राइजेज में आ गया। तो ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइज में भी ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो टर्नओवर है वो मोर देन 5 करोड़ और लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ होनी चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशनें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसमें भी मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर उसकी जो टर्नओवर है वो 50 से अबव चली जाती है तो वो स्मॉल की डेफिनेशन से निकल जाएगा और वो मीडियम एंटरप्राइज में चल जाएगा, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब चलते हैं हम इसमें क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट जो कंडीशन है, अबाउट सेट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। तो मैंने आपको पहले ही बोला टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जो लिमिट्स बताई गई हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में बताया गया है कि इन कैलकुलेटिंग द फोरसाइट इन्वेस्टमेंट सीलिंग द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेज एंड सच अदर आइटम्स एज मे बी स्पेसिफाइड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये आइटम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में एक्सक्लूड हो रही। दूसरा ये है कि जो टर्नओवर है वो हर साल चेंज हो सकती है, तो इसलिए सप्लायर को ये टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहना चाहिए, और हो सकता है कि वो 8 साल में स्मॉल एंटरप्राइज में आ जाए, और अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से भी अबव चली गई और वो मीडियम में चला गया तो इसकी डेफिनेशन से बाहर आ जाएगा। आपको एवरी ईयर उनका अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MSME का वो लेना पड़ेगा। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि जो कैटेगरी है वो एवरी ईयर चेंज भी हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2020 में टर्नओवर की डेफिनेशन में एक्सपोर्ट टर्नओवर और सर्विसेज ये हमें टर्नओवर से एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्नओवर की डेफिनेशन में ये जो 5 करोड़ है या 50 करोड़ की जो लिमिट है इसमें से हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर या फिर एक्सपोर्ट सर्विसेज जो है वो एक्सक्लूड करनी होगी। इस लिमिट को हमें चेक करने के लिए MSME में ये जो डेफिनेशन चेंज की गई है, ये 2020 में नोटिफिकेशन में ये चेंज की गई है। यहाँ से हम माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं 43B क्लोज H में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया एनी सम पेबल, तो इट मीन्स कि जो सम पेबल है वो 31 मार्च को पेबल होना चाहिए। अगर आपने परचेज की है या एक्सपेंस पे किया हुआ है और वो 31 मार्च को पेबल नहीं है तो ये क्लॉज 43B की H क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एनी सम पेबल बाय द असेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो सम पेबल है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को पेबल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने जहाँ से भी ये गुड्स परचेज किया है वो सामने वाला आइदर माइक्रो होगा या स्मॉल होगा। अगर वो मीडियम है तो इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा, इसलिए ये मीडियम एंटरप्राइज पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन होती है और स्मॉल एंटरप्राइज कौन होती है। बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। तो अभी हम सेक्शन 15 में टाइम लिमिट भी चेक करेंगे कि उसकी टाइम लिमिट क्या है। सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट बताया गया है तो उसी टाइम लिमिट में पेमेंट करनी है। अगर ये एक्सपेंसेस अलाउड होने चाहिए, नहीं तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा।
beyond the time limit specified in section 15 of MSME Act shall be allowed। ये एक्सपेंसेस तभी अलाउड होगा अगर हमने जो सेक्शन 15 में जो लिमिट बताई है टाइम लिमिट में, अगर उसमें हम पेमेंट टाइम से करते हैं तो तभी ये अलाउड होगा। तो इसमें बताया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लायबिलिटी टू पे सच सम वाज इंकर्ड बाय द सेसी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ काउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम ओनली इन कंप्यूटिंग द इनकम रेफर टू इन सेक्शन 28। सेक्शन 28 में आ रहा है कि वो आपकी बिजनेस इनकम होनी चाहिए ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्चुअली पेड होने चाहिए। ये पेमेंट बेसिस पे आपको ये एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, उसकी जो डिडक्शन है तभी मिलेगी। अगर ये एक्सपेंसेस आपने सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दी गई है उसमें अगर आपने पेमेंट की है तो तभी उस एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। आप पहले देखिए कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्लॉज है इसमें एक प्रोविज़ो भी है। प्रोविज़ो में ये आपको बताया गया है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने 139 सबसेक्शन 1 की जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इनकम है उससे पहले आपने पेमेंट करनी होती है। लेकिन आप देखिए ये जो क्लॉज है एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच, इसका मतलब ए टू जी पे ये एप्लीकेबल है कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम से पहले आपने वो पेमेंट कर दी है तो वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही आपको उसकी एक्सपेंसेस अलाउड हो जाती है, उसकी वो डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन ये क्लॉज एच में इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से मतलब नहीं है, इसका मतलब जो है विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने विद इन टाइम लिमिट ही आपने अगर कोई पेमेंट किया और वो एक्सपेंसेस 31 मार्च को पेबल है तो तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी अगर आपने टाइम से इसकी पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन वो आ रहा है वो सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 में हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। सेक्शन 15 ऑफ MSME लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो पेमेंट है वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो बताया गया है सेक्शन 15 में उसी के अंडर हमें पेमेंट करनी होगी। तो वो क्या बताया गया है, वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स। तो यहाँ पर हमने सप्लायर की भी डेफिनेशन देखनी है और गुड्स की भी डेफिनेशन देखनी है कि वो कौन सी गुड्स हैं जिस पर ये एप्लीकेबल है। और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू एनी बायर द बायर शैल मेक पेमेंट देयरफॉर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर्स इन राइटिंग। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं सप्लायर से, सबसे पहले सप्लायर से जो गुड्स हमने परचेज किए हैं तो उसको हमने विद इन ड्यू डेट देना है। तो इसमें अगर आपका सप्लायर के साथ एग्रीमेंट रिटर्न में है तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड किया है कि इतने दिन में देना है तो आपको उतने दिन, और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपने अपॉइंटेड डे से पहले पेमेंट करनी है। तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं और साथ में प्रोविजो भी दी रही है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। बड़े ध्यान से देखिए कि हम आते हैं कि एसएससी का सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी पीरियड का है तो वो पीरियड 45 डेज से अबव नहीं होना चाहिए। सबसे मान के हम चलते हैं कि सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो 30 डेज में पेमेंट करेगा एसएससी, तो वो 30 डेज का मीनिंग 30 डेज क्योंकि वो 45 से कम है। और अगर मान लीजिए सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो 60 डेज में पेमेंट करेगा तो वो 45 डेज से अबव नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ अगर जो एग्रीड पीरियड है वो 45 से अबव है, चाहे वो 60 है, चाहे 90 है, चाहे 100 डेज है, तो वो जो पीरियड है वो 45 डेज से अबव नहीं हो सकता अगर रिटर्न में एग्रीमेंट है। और अगर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो उसको बिफोर द अपॉइंटेड डे पेमेंट करनी होगी। तो बिफोर द अपॉइंटेड डेट क्या है अभी हम देखेंगे। तो इसमें से हमें 15 डेज और 45 डेज का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर एग्रीमेंट है तो वो 45 डेज से अबव नहीं होगा और अगर एग्रीमेंट नहीं है 15 डेज से वो ज़्यादा नहीं हो सकता।
तो इस कॉन्सेप्ट को पहले हम 15 डेज है कि 45 डेज है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं हम पहले 15 डेज और 45 डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। 15 डेज और 45 डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें अपॉइंटेड डे भी देखना होगा, डे ऑफ एक्सेप्टेंस भी देखनी होगी और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस भी देखनी होगी। तो इसको हम पूरी क्लैरिटी से पढ़ते हैं। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट 15 डेज और 45 डेज पे, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसके लिए जो मैक्सिमम पीरियड है वो 15 डेज है। 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। तो उसमें लिखा गया है अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो बिफोर द अपॉइंटेड डे जब भी 15 डेज एक्सपायर हो जाते हैं, 15 डेज एक्सपायर होने के साथ ही अपॉइंटेड डे स्टार्ट हो जाता है, तो हमें 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। इफ देयर इज रिटन एग्रीमेंट देन डेज एग्रीड और 45 डेज विच एवर इज लेस। और अगर हमारे बीच में जो है रिटन एग्रीमेंट है, मान लीजिए कि डेज एग्रीड 30 डेज है तो वो 30 डेज हुआ, और मान लीजिए कि 50 डेज है तो 50 और 45 डेज विच एवर इज लेस। इसका मीनिंग ये होगा कि 45 डेज से वो अबव नहीं हो सकता, तो इसलिए मैक्सिमम पीरियड जो है वो 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी असेसी को, नहीं तो उसका एक्सपेंस जो पेबल है वो डिसअलाउड हो जाएगा। 15 डेज और 45 डेज कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर के लिए हमें सेक्शन 15 की वो डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी साथ में। एनी सम पेबल बाय द सेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि अमाउंट जो है पेबल होना चाहिए, और जो है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को ही पेबल होना चाहिए कि आपने जो गुड्स परचेज की है वो आइदर माइक्रो से हो और जहाँ स्मॉल एंटरप्राइजेज से ही परचेज होनी चाहिए बियॉन्ड द टाइम लिमिट। तो हमने टाइम लिमिट भी यहाँ देख लिया कि 15 डेज के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट है तो वो पीरियड 45 डेज से अबव नहीं हो सकता, कम और ज़रूर हो सकता लेकिन अबव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्लॉज एच क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन 15 क्या कह रहा है। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू मेक टू एनी बायर, द बायर शैल मेक पेमेंट देयर फॉर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग। तो सेक्शन 15 में हमने देखा कि सबसे पहले परचेज होनी चाहिए, और जो परचेज है वो गुड्स या सर्विसेज एंटर होनी चाहिए, और जो विद इन टाइम पीरियड इन्होंने बताया गया है वो 15 डेज या 45 डेज टाइम के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। अभी हमने देखा कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसने कहा है कि अपॉइंटेड डे से पहले पेमेंट होनी चाहिए। तो अपॉइंटेड डे का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। अपॉइंटेड डे मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज। जैसे 15 डेज का पीरियड एक्सपायर होता है तो अपॉइंटेड डे का पीरियड शुरू हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपॉइंटेड डे से पहले पहले पेमेंट होनी चाहिए। मीनिंग ये है कि आपको 16वां दिन नहीं मिलेगा पेमेंट के लिए, आपको 15 दिन के अंदर ही पेमेंट करनी पड़ेगी बिफोर द अपॉइंटेड डे। तो 15 डेज किससे स्टार्ट होने हैं? बहुत से सोच रहे हैं कि वो डेट ऑफ परचेज से स्टार्ट होने हैं कि किसी और डेट से। तो यहाँ पर हम देखिए 15 डेज कहाँ से स्टार्ट होने हैं। 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय ए बायर फ्रॉम ए सप्लायर। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो डेट ऑफ परचेज से 15 डेज स्टार्ट नहीं होंगे, वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होंगे। मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए हमने गुजरात से कोई माल परचेज किया है और पंजाब तक पहुंचते पहुंचते उसको 20 दिन लग गए, तो 15 डेज डे ऑफ परचेज से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट हो रहा। एक्सेप्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्सेप्टेंस का एक्चुअल मीनिंग है कि बायर ने वो माल परचेज कर लिया और उसने रिसीव कर लिया और वो उस पर एक्सेप्ट है कि वो जैसा माल मैंने कहा था वैसा ही है, कोई उस पर वो ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता, तो उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 डेज कहाँ से स्टार्ट होने? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तभी है जब बायर्स ने माल रिसीव किया, गुड्स डिलीवर एक्चुअली हो रही हैं। और अगर 15 डेज वहाँ से लेकर अगर बायर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता, तो 15 डेज जो स्टार्ट होंगे वो डेट ऑफ डिलीवरी से स्टार्ट होंगे। और इन सर्विस के केस में एक्चुअल सर्विस रेंडर से, तो 15 डेज
जब सर्विस रेंडर की गई होंगी तो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में उसने बहुत क्लियर किया है कि अपॉइंटेड डे में अभी हमने डे ऑफ एक्सेप्टेंस देखा। डे ऑफ एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द डे ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अभी हमने देखा कि 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस। तो डे ऑफ एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर डे ऑफ एक्सेप्टेंस का मीनिंग है द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब एक्चुअल डिलीवरी गुड्स की हो गई तो उसी दिन को डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और रेंडरिंग द सर्विस, और जब हमने एक्चुअल में सर्विस रेंडर की है तो उस डेट से 15 डेज का जो पीरियड है वहीं से स्टार्ट होगा। वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द, तो यहाँ पर साथ में डीम्ड एक्सेप्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आया था, उसी के बारे में ये बता रहा है। वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग, राइटिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन अगर मेड की गई है तो ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि उसके रेट में हो, रेट डिफ़र करता हो सकता है कि उसकी क्वालिटी डिफ़र करती हो, या फिर कोई जो सामान भेजा गया वो ऐसा नहीं भेजा गया जैसा उसने कहा था। तो ऑब्जेक्शन कोई भी हो सकता है। वो जो ऑब्जेक्शन क्रिएट करना होगा वो विद इन 15 डेज पे ही ऑब्जेक्शन क्रिएट होना चाहिए। वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जिस समय गुड्स की डिलीवरी हुई थी, जब सर्विसेज रेंडर हुई थी, तो विद इन 15 डेज ही ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ होना चाहिए। अगर वो उसके बाद ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है तो यहाँ पर अपॉइंटेड डेट का जो पीरियड है तो वो 15 डेज के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि एसएससी ने जो ऑब्जेक्शन किया है वो 17th डे को किया है, तो वो 70 डे को ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। उसको पेमेंट, उसको ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर अंदर ही देनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऑब्जेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो उसको इंटरेस्ट लगना है वो उसको इंटरेस्ट साथ साथ में 16वें दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपॉइंटेड डे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर उसने 15 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन दे दिया रिटर्न में, तो उस समय 15 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे? द डे ऑन विच सच ऑब्जेक्शन इज रिमूव्ड बाय द सप्लायर। जब सप्लायर ने ऑब्जेक्शन जो लगाया था वो जब रिमूव्ड हुआ उस दिन से स्टार्ट होके वहाँ से 15 डेज काउंट होंगे। तो इसका मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा 15 डेज। ये एक्स्ट्रा पीरियड तभी मिलेगा अगर उसने 15 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है। द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस मीन्स वेयर नो ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स or service within 15 days from the day of delivery of goods or the rendering service, the day of actual delivery of the goods or the rendering service। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया तो जिस दिन गुड्स डिलीवर हुई थी उसी दिन से 15 डेज का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको पेमेंट जो है विद इन 15 डेज वहीं से पेमेंट देनी थी। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लें। यहाँ पर बायर की डेफिनेशन क्या है? बायर मीन्स whoever buys any goods or receives any service from a supplier for consideration। यहाँ पर बायर कोई भी हो सकता है, चाहे वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है चाहे एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो बायर कोई भी पर्सन हो सकता है। whoever buys any goods, जो भी वो गुड्स हैं, अभी हम गुड्स की डेफिनेशन भी देखेंगे, और receives any service from a supplier for consideration। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एनी कंसिडरेशन वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड फॉर कंसिडरेशन लिखा हुआ है। तो गुड्स की डेफिनेशन में हम देते हैं गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर वर्ड लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड। इसका मतलब ये हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ से निकल रही है। गुड्स की डेफिनेशन में हम देते हैं गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूड हो रही है। तो गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी है। अभी हमने सेक्शन 15 पढ़ा था। अभी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 16 में क्या कह रहा है? डेट फ्रॉम विच एंड रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एमएसएमई एक्ट में ये भी कहा गया कि अगर पेमेंट लेट दी गई है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। वो कैसे इंटरेस्ट लगेगा? वेयर एनी बायर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट टू द सप्लायर। अगर कोई बायर सप्लायर को पेमेंट देने में फेल हो जाता है तो एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 15, जैसा कि हमने अभी देखा कि सेक्शन 15 में वो पीरियड
15 डेज और 45 डेज था। तो अगर इस टाइम के पीरियड बायर जो सेलर को पेमेंट नहीं दे पाता तो उस समय the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rest to the supplier on that amount from the appointed day, or as the case may be from the date immediately following the date agreed upon at 3 times for the bank rate notified by the Reserve Bank। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बायर को जो पेमेंट करनी थी वो सप्लायर को वो विद इन 15 डेज या 45 डेज के अंदर अंदर करनी थी। अगर वो इस पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाता था तो उसको इंटरेस्ट लगना है। जो इंटरेस्ट लगना है वो 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का जो भी रेट्स है, फॉर एग्जांपल 6.75% है इस समय, तो इसका 3 टाइम उससे मल्टीप्लाई बाय 3 जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया उसका मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट, जितना भी मंथली रेस्ट फिगर है जी उसको मंथली कंपाउंड करना है, उतना इंटरेस्ट पेड करना होगा। तो साथ में ये जो वर्ड लिखा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि बायर और सेलर में जो भी आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इंटरेस्ट के रेट के बारे में, तो वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये ओवरराइडिंग प्रोविज़न है, ये उसको प्रोवाइड करना ही होगा। मान लीजिए कि अगर बायर और सेलर में आपस में सेटिंग हो जाती कि रहने दो मैंने इंटरेस्ट नहीं लेना, लेकिन तो ये ओवरराइडिंग प्रोविज़न है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर, तो ये उसको ओवरराइड कर जाएगा। और इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बी लायबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये उसको ओवरराइड कर देगा, उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 22 MSME। तो इसमें ये बताया गया कि रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई अनपेड अमाउंट विद इंटरेस्ट इन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिटेड के लिए रिक्वायर्ड है तो ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिक्वायर किया है तो ये प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। Where any buyer is required to get his annual accounts audited under any law for the time being in force, such buyer shall furnish the following additional information in his annual statement of account। तो annual statement of accounts में ये information देनी जरूरी है जहाँ पर आपके accounts जो हैं अगर audit required है। वो कौन सी information है? Namely the principal amount as trust due thereon to be shown separately remaining unpaid to any supplier as at the end of each year। कितना अमाउंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है और कितना इंटरेस्ट है ये सेपरेटली फिगर देनी होगी। एट द एंड आपका अमाउंट कितना पेबल है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ द पेमेंट मेड टू द सप्लायर बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग ईयर। थर्ड में वो कहता है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट। जितनी पेमेंट जितनी डिले की गई है उसका इंटरेस्ट जो अमाउंट पेड का जो इंटरेस्ट ड्यू और पेबल है उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। विच हैव बीन पेड बट बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग द ईयर बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अंडर दिस सेट। अपॉइंटेड डे के बाद जितना भी इंटरेस्ट ड्यू और पेड किया गया है उसकी डिटेल है। The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year, इसकी भी डिटेल देनी है। The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as deductible under this section 23। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिस्क्लोजर है ये हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट रिक्वायर्ड है तो उस समय हमें देना ज़रूरी है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 23 और 24 है उसकी हम वर्डिंग देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम। जो इंटरेस्ट हमने देखा कि सेक्शन 16 में प्रोवाइड किया गया है वो इंटरेस्ट डिसअलाउड होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो वर्डिंग स्टार्ट होती है ये सभी को ओवरराइड कर जाती है जिसमें लिखा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो जब ये बात कर रहा है कि इनकम टैक्स में
जहाँ भी कुछ भी कहीं भी लिखा हो, ये प्रोविज़न ओवरराइड करेगी उसको अगर कोई भी मिसमैच आता है। इसमें वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल और पेड बाय एनी बायर अंडर और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेट shall not for the purpose of computation of income under the income tax be allowed as deduction। मीनिंग ये हुआ कि जो लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट है, चाहे वो पेड किया चाहे वो पेबल है, वो इंटरेस्ट टोटली डिसअलाउड है। उसकी इनकम टैक्स एक्ट में उस पर सेसी को टैक्स पे करना होगा। सबसे जो वर्ड डोमिनेट करते हैं वो है 24 के। सेक्शन 24 में लिखा है, ये सेक्शन 24 ओवरराइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 24 सभी को ओवरराइड कर जाता है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेक्शन 15 to 23 जो है ओवरराइडिंग करते हैं सभी सेक्शन को। कहीं भी अगर इनकम टैक्स एक्ट में या किसी और एक्ट में कोई भी मिसमैचिंग आती है, कोई भी इनकंसिस्टेंट होता है, तो ये सेक्शन 24 ही अवेल करेगा, ये उस सेक्शन को ओवरराइड कर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने सिर्फ जस्ट आइडिया लिया कि सेक्शन 43B क्लॉज एच में कहा क्या गया है और उसके मेन जो प्रोविज़न है सेक्शन 15 से लेके 24 तक वो हमने अभी तक चेक किए हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। सेक्शन 43B क्लॉज एच की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है। अब मैं आपको पूरी डिटेल में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल इश्यूज आ रहे हैं, उसका प्रॉब्लम भी बताऊंगा और साथ में सॉल्यूशन भी जहाँ तक पॉसिबल हुआ वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम अपने सारे जो डाउट्स हैं वो इन्हीं पॉइंट से क्लियर करेंगे कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो ये सारी जो जितनी भी हमारे डाउट्स हैं वो यहीं से क्लियर होंगे। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है। अगर कोई पॉसिबिलिटी छूट गई है तो आप मुझको बता भी सकते हैं। और तो आगे चलते हैं। इफ़ सेलर इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर MSME इन होल ईयर और ही हैज़ नॉट ओल्ड रजिस्ट्रेशन देन दीज प्रोविजन मे नॉट बी अप्लाइड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि MSME में सेलर जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चाहे उसकी सेल विद इन 5 करोड़ में थी, विद इन 50 करोड़ में थी, उसकी इन्वेस्टमेंट भी आप देखो कि 1 करोड़ में थी या 10 करोड़ के अंडर थी, लेकिन उसने MSME में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। इवन उसने आधार जियोर में रजिस्ट्रेशन कराई हो, लेकिन MSME के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और उसके पास कोई भी ओल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है और ड्यूरिंग द ईयर भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। तो सेक्शन 15 से 24 की जितनी भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है परचेजर मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर MSME। सो इफ परचेजर इज नॉट रजिस्टर्ड देन ऑल दीज प्रोविजन स्टिल बी एप्लीकेबल। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन जरूरी है वो सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। परचेजर चाहे वो MSME में रजिस्टर्ड है चाहे नहीं रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है परचेजर के लिए कि वो MSME में रजिस्टर्ड हो ही हो। परचेजर चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं रजिस्टर्ड है, अगर उसने परचेज किया है MSME में जो रजिस्टर्ड है वो सेलर वहाँ से, तो उस पर सेक्शन 15 से लेके 24 तक जितनी भी प्रोविजन देनी है वो एप्लीकेबल है। परचेजर के लिए MSME में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नो एप्लीकेबिलिटी ऑन ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ परचेजेज बिकॉज इट मस्ट बी इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ जो सबसे पॉइंट है वो है ड्यूरिंग द ईयर हमें एक्सपेंस होना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। तो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस इंकर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग का कोई भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है उस पर ये इसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई परचेज की है और वो परचेज 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग खड़ी है और जो सेलर है वो रजिस्टर्ड है MSME के अंडर, तो उस समय ही 43B क्लॉज एच की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर ही पेमेंट कर देता है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ और ड्यूरिंग द ईयर ही उसने पेमेंट कर दी, तो उस पर सिर्फ इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी, उसका एक्सपेंस है वो डिसअलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल उसने मई में परचेज की और पेमेंट दे दी उसने दिसंबर में,
तो क्योंकि ये 31 मार्च को ये एक्सपेंसिव पेबल नहीं था तो इसलिए परचेज डिसअलाउड नहीं होगी। इंटरेस्ट जो सेक्शन 16 में बताया गया है 15 डेज या 45 डेज के दिनों के बाद वहाँ से पीरियड से लेके जो एक्चुअल पेमेंट की है वहाँ तक जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, आपने देखा जैसे कि 3 टाइम्स था जो आरबीआई ने नोटिफाइड किया था, उसका इंटरेस्ट का मंथली कंपाउंड होगा वो मंथली रेस्ट अमाउंट पे, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी ओपनिंग बैलेंस पर और एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट में एप्लीकेबल वेयर सेलर हैज गॉट ऑल रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई, ट्रू एंड व्यू मे नॉट बी इफेक्टेड। यहाँ पर हम ये देते हैं कि जो इंटरेस्ट की प्रोविज़न है वो अब की तो है नहीं, वो तो इंटरेस्ट की जो प्रोविज़न है वो बहुत पुरानी प्रोविज़न है। अगर बायर ने कोई भी गुड्स परचेज की हुई है फाइनेंशियल ईयर से पहले परचेज की है तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन उस पर परचेज डिसअलाउड नहीं हो सकती। परचेज वही डिसअलाउड हो रही जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है बहुत ही हैवी अमाउंट है और हो सकता है कि अगर हम वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें उसके पुराने बिल पे जो उसने फाइनेंशियल ईयर से भी पहले के परचेज किए हैं और वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो कि जो उसके ट्रू एंड फेयर व्यू पे अफेक्ट करे, वो तो ऑडिटर को क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना इंटरेस्ट हैवी बन चुका है कि वो उसकी गोइंग कंसर्न पे भी अफेक्ट करता है। हो सकता है कि उस इंटरेस्ट से उसका बिजनेस ही कोलैप्स हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विच इनवॉइस फीफो मेथड विल बी फॉलोड। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा है वो 50 लाख चल रहा है और ड्यूरिंग द ईयर उसने जो परचेज की है वो 70 लाख की है और जो पेमेंट की है वो 50 लाख से की है। तो हम अब ये देखेंगे कि वो 50 लाख ओपनिंग में एडजस्ट होगा कि क्लोजिंग में। ओपनिंग बैलेंस पे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या हम ये मान के चलें कि उसने जो पेमेंट 50 लाख की दी है वो ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज की है 70 लाख उसमें से दी गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर लीफो मेथड फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहले जो पेमेंट रिसीव हुई है वो ओपनिंग बैलेंस से ही एडजस्ट होगी। पहले ओपनिंग अमाउंट एडजस्ट होगा, बाद में ही ये ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट जो परचेज किया उससे एडजस्ट होगा। आप लीफो मेथड नहीं लगा सकते, आपको फीफो मेथड ही लगाना होगा। यहाँ पर मैं आपको 2-3 और बातें बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि बिजनेसमैन ने कोई सिक्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है, सिक्योरिटी मान लीजिए कि 10 लाख का सिक्योरिटी दी हुई है, वो जो परचेज कर रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है मान लीजिए 90 डेज के लिए, तो वो ये सोच के चल रहा है कि वो 10 लाख का अमाउंट इस अमाउंट में एडजस्ट हो रहा है और वो हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही चली जा रहा है, तो उसमें से ये अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा। या तो उसको आप करंट में ले आओ, सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिखाते, तब तो ये अमाउंट एडवांस में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा कि आप उसको बैलेंस शीट में एसेट भी दिखाते जाओ हर साल 10 लाख सेपरेटली और ये भी मानते चलो कि ये अमाउंट उसी में से एडजस्ट हो रहा है। तो इसलिए सिक्योरिटी अमाउंट को रनिंग अकाउंट में ही एडजस्ट करना होगा। और फर्दर अगर बायर ने सेलर को कोई एडवांस अमाउंट दिया हुआ है तो वो एडवांस अमाउंट परचेज अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। If there are old invoices outstanding, then you cannot say that amount paid must be set off against new invoices because under FIFO first old balances must be adjusted। ये मैंने आपको अभी बात बता दी है। देखिए पेमेंट देने का 2 तरीके हैं पेमेंट देने के। तो पहला तरीका है कि अगर आप पेमेंट बिल वाइज कर रहे हैं तो आपको बिल वाइज से एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल वाइज के हिसाब से चलना होगा कि 15 डेज या 45 डेज जब आपने गुड्स परचेज की और उनकी गुड्स वो डिलीवर हुई या सर्विस रेंडर हुई वहीं से 15 डेज लेने होंगे। और अगर आप बिल वाइज पेमेंट नहीं करते तो ये जो अमाउंट 15 डेज और 45 डेज की जो पीरियड है उसमें फीफो मेथड ही लगेगा, उसमें ये ऑप्शंस नहीं है कि आप लिफो मेथड लगा लो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऑन रिसीविंग पेइंग एडवांस अमाउंट दे मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिमेनिंग अमाउंट अनपेड फॉर दिस सेक्शन। मैंने अभी आपको बता दिया कि अमाउंट अगर एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग जो अनपेड अमाउंट रह गया उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट नॉट विल बी कंसिडर्ड एज एडवांस अमाउंट रिसीव्ड और पेड। मैंने आपसे पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी अमाउंट जो है
वो एडजस्ट नहीं होगा। इधर आपको वो रनिंग अकाउंट में लाना पड़ेगा। आपकी पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि 10 लाख अमाउंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो आपको मेंटेन करना होगा यहाँ पर रनिंग अकाउंट में 10 लाख की जो फिगर है वो रनिंग अकाउंट में आप एडजस्ट करिए। उसको आप सेपरेटली अगर आप बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे तब ये अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा। इफ पेमेंट मेड थ्रू चेक देन इट मस्ट बी रियलाइज विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। यू कैनॉट मेक बेनिफिट बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए ये जो क्लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट में आके 31 मार्च के पास आके आपने कोई चेक इशू कर दिया और वो चेक रियलाइज ही नहीं हुआ, फिर उस जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो या फिर आपने 90 डेज में लगाया ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चेक जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम में रियलाइज भी होना चाहिए। तो ये केस टू केस डिफर करेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर असेसी के अकाउंट में ही 10 लाख हैं तो उसने 10 बंदों को 5 लाख का चेक इशू किए हैं, तो ये साफ पता लग रहा है कि ये तो फ्रॉड है। आप इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दे के आप छूट नहीं सकते कि आपने पेमेंट कर दी है और वो मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। पेमेंट जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मैंने ये आपसे पहले ही बता दिया कि गुड्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही काउंट होनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर काउंट नहीं होनी है। 43B क्लॉज H is not applicable to capital goods, so it also not applicable on depreciation law। डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउंस है, तो ये डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल 43B क्लॉज H नहीं होगा। यहाँ पर हमने अभी देखा कि प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए, वो इमूवेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, और वो अगर सेक्शन 30 से लेके 36 तक वो एक्सपेंसेस आपने क्लेम किए हैं एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। कंपैरिजन बिटवीन 40AIA वर्सेस 43B क्लॉज H। अब हम देखते हैं कि जो असेसी है उसके अकाउंट्स जो हैं ऑडिट रिक्वायर्ड है, वहाँ पर ऑडिट असेसी को करानी पड़ेगी। और ऑडिट में उसने जो परचेज की है, मान लीजिए MSME से परचेज की है, 10 लाख की परचेज की है, तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल 194Q में TDS डिडक्ट नहीं किया, तो उस केस में वो आइटम जो है वो डिसअलाउड है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो आइटम जो है वो 30% ही डिसअलाउड है, 70% जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड है। तो 43BH में जो कहा गया है कि ये जो ओवरराइडिंग प्रोविज़न है, तो इसमें डिसअलाउंस पे जो 30% है उसका TDS जो डिडक्ट नहीं किया, वो अमाउंट जो है वो 40AIA में डिसअलाउड होगा। और जो 70% जो रिमेनिंग अमाउंट जो अलाउड है, तो 70% 43B क्लॉज H में डिसअलाउड होगा। बाकी जो 100% ऑलरेडी वो डिसअलाउड आइटम्स हैं, वहाँ पर तो 43BH ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये ओवरराइडिंग प्रोविज़न है, इसकी ओवरराइडिंग क्लॉज है, तो ये सबको ओवरराइड करता है। लेकिन जो 30% है वही डिसअलाउड है, बाकी 70% अगर अलाउड है, तो 70% पर 43B क्लॉज H ही एप्लीकेबल होगा। बायर मस्ट कंफर्म फ्रॉम सप्लायर इन विच कैटेगरी ही बिलोंग्स, फॉर एग्जाम्पल आइदर माइक्रो, स्मॉल एंड मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर। For this purpose, he has to get Udyam registration certificate to or get a declaration first and reminder afterward। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एसएससी की जिम्मेदारी है कि उसको सप्लायर से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है कि वो ट्रेडर है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन तभी एप्लीकेबल होंगे अगर उसको एग्जैक्ट उसकी कैटेगरी पता होगी कि वो माइक्रो में है कि स्मॉल में है कि मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है और ट्रेडर है, और वो रजिस्टर्ड है भी है या नहीं है। तो इसके लिए उसको अपने सभी सप्लायर से सर्टिफिकेट लेना होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कैटेगरी डिफाइन हो, और साथ में वो डिक्लेरेशन भी देगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और रिमाइंडर भी भेजना होगा। देखिए यहाँ पर एसएससी की ये जिम्मेदारी है
कि उसको ये इंफॉर्मेशन सप्लायर ही दे पाएगा और तभी वो प्रॉपरली असेस कर पाएगा कि वाकई वो किस कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए उसको एक लेटर सेंड करनी होगी। लेटर जो है वो ईमेल भी हो सकती है। ईमेल में अगर वो लिख दे कि आप बताइए कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो इसका पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दे वो, और साथ में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे, नहीं तो उसको सेसी को पता ही नहीं चलेगा वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अगर वो उसको रिप्लाई विद इन ड्यू टाइम में, मान लीजिए 10 दिन में 15 दिन में नहीं देता, तो सेसी की जिम्मेदारी है उसको एक रिमाइंडर भी भेजे जिसमें बाकायदा ये लिखे कि उसने पहले ये लेटर भेजी थी और उसका रेफरेंस भी दे, और साथ में ये लाइन भी लिखे कि अगर वो विद इन 10 डेज या 15 डेज में रिप्लाई नहीं देता तो वो यही मान के चलेंगे कि वो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट और हैं कि वो कैसे कैसे पता लगाएगा असेसी कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सबसे पहले अगर वो जो भी गुड्स परचेज करता है, अगर उसके बिल में ही MSME का नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो सप्लायर ने इंटीमेट कर दिया कि मेरा MSME नंबर है। और दूसरा, पोर्टल पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप क्लाइंट का MSME का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें तो आप उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें उसकी कैटेगरी बताई होगी कि वो कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, वो माइक्रो में रजिस्टर्ड है कि स्मॉल में रजिस्टर्ड है, जहाँ फिर मैन्युफैक्चरर है और जहाँ सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट पॉइंट में, पर्सन हु रिसीव्स इंटरेस्ट अंडर MSME, व्हाट अबाउट हिज टैक्सेबिलिटी। यहाँ पर हम ये तो देख लेते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये डिसअलाउड है बायर के केस में। अगर ये इंटरेस्ट बायर के केस में ये डिसअलाउड है तो हम ये देखेंगे कि रिसीव करने वाले में उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। देखिए, रिसीव अगर वो इंटरेस्ट करता है तो ये उसकी इनकम है, तो उसको अपनी इनकम पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट हो, बायर उसके पे करने के लिए राजी भी हो। जब बायर ने पे कर दिया है तो तभी उसकी इनकम वो शो कर सकता है सेलर। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया बायर ने पे करने के लिए, तो सेलर कैसे उस इंटरेस्ट पर टैक्स पे कर सकता है। यहाँ पर 1-2 पॉइंट और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर रजिस्ट्रेशन ली है, फॉर एग्जांपल अगर असेसी ने रजिस्ट्रेशन जो की है MSME के अंडर वो 1 जनवरी को की है, तो क्या 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जो उसने परचेज किया है, क्या उन बिल पे ये क्लॉज जो है 15 से लेके 24 एप्लीकेबल हैं या नहीं है। देखिए, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि जिस डेट को उसने रजिस्ट्रेशन ली है उससे आगे वाले ही बिल जो उसने परचेज किए हैं असेसी ने, तो उसका जो बेनिफिट सेलर को उससे आगे ही मिलेगा। जिस दिन से सेलर ने रजिस्ट्रेशन की है उस दिन के बाद अगर जो भी बिल्स हैं उस पर ये 15 to 24 के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अगर उस दिन से पहले 1 जनवरी से पहले 1 अप्रैल to 31 दिसंबर पे जो उसने परचेज की है उस पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई भी 15 से लेके 24 तक जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब सेलर ने उद्यम की रजिस्टर्ड कराई उसके बाद ही जो सेल वो करेगा परचेजर को, तो उन्हीं बिल पर 15 और 45 डेज के जो रूल्स हैं एप्लीकेबल होंगे। उससे पहले बिलों पर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इवन वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए थे, लेकिन वो परचेज तब किए थे जब उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था सप्लायर ने। उसके बाद वाले बिलों पर ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ऑडिट केसेस में और नॉन ऑडिट केसेस में 43B क्लोज H एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पे सभी साइलेंट रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है वो अभी आप देखिए। एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन ऑडिटेड एंड ऑडिटेड पर्सन्स। देखिए, जो तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा रहा है उस पर तो सभी पर ये एप्लीकेबल है। अभी ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो 15 से लेके
24 तक है वो ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसको हम आगे चलकर देखते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये ट्रेडर को एप्लीकेबल है या नहीं है एप्लीकेबल है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑडिटेड और नॉन ऑडिटेड केसेस में ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन ऑडिटेड एंड ऑडिटेड पर्सन एंड आल्सो इन केस ऑफ प्रेजेंटिव अंडर सेक्शन 44 AD ADA A। पहले हम चलते हैं ऑडिटेड केस में। ऑडिटेड केस में तो सर ये एप्लीकेबल है ही है, इसमें कोई राय नहीं है। ऑडिटेड केसेस में ये एप्लीकेबल रूल्स है ही हैं। और ऑडिटेड केसेस में देखिए आपको ऑडिटर को इस पर कमेंट भी देना है। अभी आप देखिए कि 3CB और CD जो अभी है, जो इस साल की अभी अमेंड होनी है, तो उसमें ये सारे क्लोज आ जाएंगे। वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन ये तो डेफिनेट है कि इस पर ऑडिटर को कमेंट करना ही करना है, उसको बताना ही है 43B(H) में कि कितना अमाउंट डिसअलाउड है। तो ये ऑडिट केसेस में तो एप्लीकेबिलिटी है ही है। ये जिम्मेदारी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर आई गई है कि उसने कमेंट करना है। अब हम चलते हैं नॉन ऑडिटेड केसिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में सभी साइलेंट रहे हैं। नॉन ऑडिटेड केसेस में आप देखिए कि नॉन ऑडिटेड केसेस में पहले आ गया प्रेजेंटिव केसेस 44 AD ADA A। क्या ये 44 AD ADA A पर एप्लीकेबल है? 44 AD की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जो 8% है या 6% है, वो ये मानकर चलता है कि इसमें सारे डिस्काउंट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो इसलिए नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो नहीं जाता। तो दूसरा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करता, तो इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि अगर आप 44 AD में जब बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 इन्फॉर्मेशन देनी होती है: कैश एंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्लोजिंग स्टॉक। सन्ड्री क्रेडिटर्स में अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब आपकी मान लीजिए सेल जो 80 लाख है, 85 लाख है, तो आप GST की रिटर्न भी भर रहे हो, तो आपको ये भी पता है कि आपने परचेज के बिल लिए हैं, और आपको ये भी पता है कि मेरे इतना अमाउंट मेरा आउटस्टैंडिंग खड़ा है, इतनी पेमेंट मैंने देनी है। तो ड्यू बेसिस में चाहे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने इतना अमाउंट सप्लायर को पे करना है। तो जितना अमाउंट पे करना है आपने, तो उसकी आप फिगर देते हो। अगर आप बता रहे हो कि ये अमाउंट हमने पे करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बता रहे हो कि मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर मान लीजिए 10 सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उसमें से 6 MSME में रजिस्टर्ड हैं, तो उस समय तो आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी। लेकिन वो परचेज अमाउंट डिसअलाउड नहीं होगा, लेकिन जो जो MSME के आपने पेमेंट करनी है, तो ड्यूरिंग द ईयर उसकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है उसको तो आपको पे करना ही होगा सर, वो तो आपको पे करना ही होगा। चाहे आप 44 AD में सेल्फ डिक्लेरेशन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, यहाँ पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्टिफाई नहीं करा, तो फिर भी ये मान के चलते हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल सही है। ये तो नहीं आप मान के चल सकते कि आप जो डाटा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री जो लायबिलिटी है वो तो आपकी रहेगी। दूसरा ये कि अगर ऑडिट केस नहीं है, नॉन ऑडिट केस है, आप 44 AD या ADA या AE को टिक नहीं करते, यानी कि रिटर्न आप इस सेक्शन में नहीं डालते, तब देखो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट किस अमाउंट पर मेंटेन करना कंपल्सरी है। आप देखिए कि अगर आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है 25 लाख से अबव हो जाती है, और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 2.5 लाख से अबव हो जाता है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और अगर आपने तो रिटर्न 44 AD ADA या AE में भर दी है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं भरी तो इसका मतलब आपको मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कंपल्सरी यहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी था। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी था, तो इसका मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है 44 AD में तो आया ही नहीं। अब मान लीजिए कि 1 करोड़ से नीचे आपकी टर्नओवर है, 80 लाख है, आपने 44 AD का सेक्शन चूज नहीं किया, आपने जो रिटर्न फाइल की है वो इस हिसाब से भरी है कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से डाटा फिल किया है, तो आप देखिए कि उस केस में आप पर जो सेक्शन 15 से लेके 24 तक जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होंगी सर, डेफिनेट होंगी।
तो उस समय 43B क्लॉज एच टी सारी प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। कईयों का मानना है कि ये सिर्फ ऑडिट केस पर भी एप्लीकेबल होता है 43BH। नो सर, यहाँ पर तो पर्टिकुलर केस लाए हैं कि 43B जो है वो नॉन ऑडिट केसेस पर भी एप्लीकेबल होता है। बाकायदा इस पर केस लाए हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि 43B के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऑडिट के साथ नॉन ऑडिट पर भी एप्लीकेबल है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आता है, क्या 43B के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ट्रस्ट पर एप्लीकेबल होते हैं? जिसने 12A में रजिस्ट्रेशन कराई हो, 12AA, सर वो तो ये कहते हैं कि हम बिजनेस करते ही नहीं हैं। अगर इसकी कंडीशन पहली ये है कि बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, अगर वो बिजनेस ही नहीं करते सर तो एप्लीकेबिलिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब ट्रस्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब सर लास्ट पॉइंट रह गया, क्या 43B क्लॉज H ट्रेडर्स पर एप्लीकेबल है या नहीं है? वेदर ट्रेडर्स इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट विद मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, then we have to see both condition when some CAs have considered as trader included and when some CAs have considered as trader excluded. Only then we can conclude trader will be included or excluded. अब ये दो पॉसिबिलिटी आ रही, क्या ट्रेडर इंक्लूड है, क्या ट्रेडर इंक्लूड नहीं है। तो पहली हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, क्या ट्रेडर्स इंक्लूड हैं। जो ये कह रहे हैं कि ट्रेडर्स इंक्लूड हैं, उसके पीछे सारी स्टोरी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2/7/21 का ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें ये इन्होंने ट्रेडर्स को इंक्लूड किया था सर। तो ध्यान से देखिए, जब इन्होंने ट्रेडर्स को इंक्लूड किया है, इन्होंने 3 कैटेगरी डाली है, 45, 46 और 47 का जो कोड है, NIC कोड है, इसमें इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एडिशनल एक्टिविटीज़ अंडर NIC कोड 45, 46, 47। अगर ट्रेडर ने कोई भी रजिस्ट्रेशन लेनी है तो इनमें से कोई भी कोड को सिलेक्ट करना होगा। तो पहला कोड क्या है, 45 का होलसेलर ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, 47 रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड साइकिल। तो इन्हीं अगर ट्रेडर ने रजिस्ट्रेशन लेनी है तो इन्हीं तीनों में से किसी एक में लेनी होगी। इससे पहले ट्रेडर ऐड नहीं था, ओनली मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर ही MSME में रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन इस ऑफिस मेमोरेंडम के आने से ट्रेडर भी इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट हम जो ऑफिस मेमोरेंडम जो 1/9/21 को आया है, इसमें इन्होंने बताया है कि बेनिफिट्स टू रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर MSME आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओनली। यदि ये कोविड के टाइम आया था, उस समय ये था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें लोन मिलते हैं प्राइम लैंडन, तो उन्होंने इस ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए ये बताया था कि सिर्फ वो जो बेनिफिट है वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही ले सकते हैं, दूसरा कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसमें आप देखिए कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था, इसमें ये अवेलेबल था, स्मॉल टू भी अवेलेबल था और ये मीडियम टू भी अवेलेबल था। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम लेके आए थे, ये सिर्फ इनको रजिस्ट्रेशन से मतलब था, जो इंटरेस्ट रेट है उसका बेनिफिट दिया जाए। तो इन्होंने साथ में लिख दिया था कि और कोई वो बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके अलावा इसमें इस लाइन में आप पढ़िए, इन दिस कंटेस्ट सम MSEFCs have been approached by the trader to get the benefits of provision of delayed payment as per MSME. It is clarified that as mentioned in the aforesaid OM, the benefits to retail and wholesale trader MSMEs are restricted up to priority sector lending only, and any other benefits including provision of delayed payment as per MSMED Act are excluded. तो इनका कहना ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही बेनिफिट ले सकते हैं और कोई बेनिफिट जो डिलेड पेमेंट का है वो बेनिफिट नहीं ले सकते। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम की लीगलिटी है वो तीनों को दी गई है, लेकिन जो MSME एक्ट में 15 से 24 का जो बेनिफिट है वो सिर्फ 2 को दिया गया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर ट्रेडर को एक्सक्लूड करते हैं तो हम इस क्लॉज के, इस ऑफिस मेमोरेंडम के कारण उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे। तो इसलिए हम डेफिनेशन में इसको तोड़कर नहीं पढ़ सकते कि ये जो डेफिनेशन है ये तीनों को अवेलेबल है ये बेनिफिट, और जो MSME एक्ट जो बात कर रहा है 15 से 24 तक वो सिर्फ माइक्रो स्मॉल की बात कर रहा है। इस पॉइंट में हम थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं कि सेक्शन 15 में तो यहाँ पर बताया गया कि वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स
जो सप्लायर है वो सप्लाई गुड्स कर रहा है, तो इसलिए हम सप्लायर की डेफिनेशन में भी देखते हैं कि क्या वो ट्रेडर को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम सप्लायर की डेफिनेशन में आते हैं तो सप्लायर मीन्स ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज विच हैज फाइल्ड ए मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 एंड इंक्लूड्स। यहाँ पर वर्ड लिखा है सप्लायर मीन्स माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, यहाँ पर वर्ड लिखा है एंड इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में इन्होंने 3 जो कैटेगरी दी हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। जो थर्ड मेन पॉइंट है एनी कंपनी, तो इसका मतलब ये सप्लायर में इंक्लूड कर रहा है एंड इंक्लूड्स एनी कंपनी, cooperative society, trust or a body by whatever name called, registered or constituted under any law for the time being in force। जो रजिस्टर्ड हुआ है मीन्स ए कंपनी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड हुआ है, ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, और ए बॉडी मीन्स यहाँ पर अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके बारे में बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूटेड एनी law for the time being in force and engaged in selling goods produced by, वो जो बिजनेस है वो सेलिंग गुड्स में डील कर रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज ने प्रोड्यूस किया उससे वो डीलिंग कर रहा है, एंड रेंडरिंग सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय सच एंटरप्राइजेज, जो इन्होंने परचेज किया इन एंटरप्राइजेज। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो बॉडी है, बॉडी का मीनिंग अगर हम पार्टनरशिप फर्म लें तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है अगर पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो इस सप्लायर की डेफिनेशन में आ गया। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं आया, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती, कोई भी प्रोप्राइटरशिप एक्ट तो है नहीं है, तो वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती, तो इसका मतलब ट्रेडर तो एक्सक्लूड हो ही गया, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म तो एक्सक्लूड हो ही गई। अंडर द प्रोप्राइटरशिप फर्म वो तो दोनों केसेस में एक्सक्लूड हो गया, जो ये कह रहे हैं कि ट्रेडर इंक्लूड है उसमें भी प्रोप्राइटरशिप फर्म तो एक्सक्लूड हो ही गई, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी एक्सक्लूड हो रही है यहाँ से। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो ये कह रहे हैं कि ट्रेडर इंक्लूड है उनके मुताबिक भी ट्रेडर जो प्रोप्राइटरशिप का है वो तो एक्सक्लूड हो ही गया, वो तो इसमें आएगा नहीं। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन जो पढ़ते हैं 43B क्लॉज H में क्या लिखा है, एनी सम पेबल बाय सेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज। सर हमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की भी तो डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, क्या वो ट्रेडर इंक्लूड हैं या नहीं है, तो एंटरप्राइज की भी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एंटरप्राइज की डेफिनेशन में लिखा है एंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग or a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in the manufacture or production of goods। वो engage होना चाहिए, any other establishment by whatever name engage, अगर वो manufacture और production में engage नहीं है तो फिर तो इसकी definition में ही नहीं आएगा। तो इसका meaning ये है engage in the manufacture or production of goods in any manner pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries Development and Regulation Act 1951 or engage in providing or rendering or any service or services। तो इसमें engage in the manufacture or production होना चाहिए और engage in the providing or rendering of any service or services आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि ट्रेडर तो एक्सक्लूड हो गया सर, तो ट्रेडर तो आया ही नहीं एंटरप्राइज की डेफिनेशन में। हर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज, तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में ट्रेडर तो आया नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने यही कंक्लूजन निकाला कि ट्रेडर्स आर एक्सक्लूडेड, ट्रेडर्स आर नॉट इंक्लूडेड। सर ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाला, इसमें हमें बहुत सा इशू आने वाला है। तो वो कौन सा इशू आने वाला मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। हम ये तो मान लिए कि ट्रेडर एक्सक्लूड है, 100% एक्सक्लूड है। अभी जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो शायद आपको आइडिया भी नहीं आया होगा कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कौन सी प्रॉब्लम है, अभी आपको जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, पहले आप देखिए कि जब हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ पर 2 कैटेगरी आती हैं।
एमएसएमई में हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहले वो पूछता है कि मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप देखिए कि वो उसमें ट्रेडर की ऑप्शन नहीं है। हमें या तो मैन्युफैक्चरर के थ्रू जाना पड़ता है या फिर सर्विस से आगे हमें सेकंड पॉइंट को दबाना होता है। तो इसका मीनिंग हमारे पास ऑप्शन यही होती है कि वो सबसे पहले ये पूछता है कि मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर की ऑप्शन नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट में अगर हम मान लीजिए मैन्युफैक्चर में जाते हैं तो नेक्स्ट हमें वो ऑप्शन देता है मैन्युफैक्चर में है, ट्रेडर में है कि सर्विस में है। तो ऐसे ही अगर हम सर्विस में जाते हैं तो नेक्स्ट वो ऑप्शन देता है मैन्युफैक्चर में जाना है, ट्रेडर में जाना है कि सर्विस में जाना है। तो आप देखिए डायरेक्टली यहाँ पर कभी भी ट्रेडर लिखा नहीं आता सर, कभी भी सिंगल जैसे सर्विसेज लिखा हुआ है ट्रेडर नहीं लिखा आता। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर लिखा होता है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी है माइक्रो, तो मेजर एक्टिविटी क्या है सर्विसेज। यहाँ पर क्लासिफिकेशन डेट आ गया तो आपने यहीं से लेके चलना है आगे। बिल जो है 11/9 से जैसे आगे बिल परचेज किए हैं तो यहीं से लेके चलना है। अगर 11/9 से पहले परचेज है तो तब 15 से लेके 24 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब दूसरी मैं एग्जांपल लेता हूँ। दूसरी आप देखिए कि मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में तो ये मैन्युफैक्चर दिखाता है, सर्विस के केस में सर्विस दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दिखाता है। और यहाँ पर जैसे लिखा है टाइप ऑफ एंटरप्राइज है माइक्रो। अब आप ये देखिए कि इस केस में अगर मैंने ट्रेडर्स में रजिस्ट्रेशन कराई है फिर भी ये मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जाता हूँ, सर्विस के थ्रू में जाता हूँ तो ये ट्रेडर्स साथ में सर्विस भी दिखाता है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने एक्टिविटी कौन सी भरी थी जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है। हमने सर जो एक्टिविटी है वो ट्रेडर्स की भरी थी। ट्रेडर्स में होलसेल ट्रेडर है। होलसेल ट्रेडर में जो उसने कैटेगरी दिखाई है मेजर एक्टिविटी वो मैन्युफैक्चरिंग दिखाई है। वो कभी भी ट्रेडर्स नहीं दिखाता। ये शायद गवर्नमेंट आगे चलकर उसको चेंज करेगा कि वो ट्रेडर अकेला भी आना चाहिए, लेकिन वो ट्रेडर नहीं दिखा रहा। अब हम आगे चलते हैं, इसी पॉइंट को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एमएसएमई की डिक्लेरेशन भी देनी होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि एमएसएमई की जो डिक्लेरेशन हमने लेनी है सप्लायर से, तो उसमें देखिए आप सर आपके एमएसएमई के सर्टिफिकेट में तो आया कि नीचे वो ट्रेडर है, ठीक है, ऊपर लिखा है मेजर एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरर है। ये अगर आप डिक्लेरेशन लेते भी हैं तो सर आपको तो सर्टिफिकेट ही लेना होगा। तो सर्टिफिकेट में माइक्रो लिखा है और मेजर एक्टिविटी जो लिखी हुई है ट्रेडर के केस में मैन्युफैक्चरिंग लिखी है। अगर सर्विस के केस में है तब भी वो ट्रेडर सर्विसेज लिखता है, ट्रेडर्स तो लिखा ही नहीं अकेला। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब भी आपकी दो सर्विसेज हैं, ट्रेडर के साथ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर के साथ सर्विसेज, तब भी सर ये रूल्स जो हैं एप्लीकेबल हैं। उसने तो सिर्फ यहाँ पर क्लिक ही करना है कि मैं ट्रेडर भी हूँ और मैन्युफैक्चरर भी हूँ या सर्विस प्रोवाइडर हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट में तो आ ही गया, मैन्युफैक्चरर भी आ रहा है ट्रेडर के केस में। और अगर आप सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी आ जाती है। तो उसको तो अगर वो टिक कर देता है, अगर आप सर्टिफिकेट देखें तब भी आपकी लायबिलिटी बनती है। 15 से 24 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। इवन वो ट्रेडर है, अगर वो उसको टिक कर देता है कि मैं तो मैन्युफैक्चरर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ, जहाँ मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ, चाहे क्योंकि आप उससे बुक्स ऑफ काउंट तो मांग नहीं सकते, उसके P&L में ये तो चेक नहीं कर सकते आप उसकी ट्रेडर के साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी है या सर्विस एक्टिविटी भी है, तो ये तो आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसने पेमेंट लेनी है सबसे। तो वो तो अगर अपनी डिक्लेरेशन में भी ये शो कर देता है सर, फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सभी सारे एप्लीकेबल होंगे। इवन वो ट्रेडर भी है, लेकिन क्योंकि उसने डिक्लेरेशन में ये दे दिया कि आप मेरे सर्टिफिकेट के हिसाब से चलो, तो जिसमें ट्रेडर की एक्टिविटी भी आ रही है और मैन्युफैक्चरर की एक्टिविटी भी आ रही है, तो इसलिए प्रॉब्लम तो यहाँ पर होगी। आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो अकेला ट्रेडर है, उसकी छोटी सी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी हुई तो सारे रूल्स जो सेक्शन 15 से 24 के हैं वो सभी एप्लीकेबल होंगे। ये एक और भी फॉर्मेट है, देखिए फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब तो है नहीं,
तो आप फॉर्मेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। तो लास्ट में यही निकल के आया कि ट्रेडर्स जो हैं वो एक्सक्लूड हैं, ट्रेडर्स इंक्लूड नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में ट्रेडर्स कभी भी अकेला नहीं आता। और मेजर एक्टिविटी में साथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लिखा होता है या फिर सर्विस का आता है। तो ट्रेडर्स कभी भी नहीं अकेला आता। अभी तक तो कोई भी ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। होप जल्दी ही क्लैरिफिकेशन आएगी। सारे पॉइंट्स जो हैं जो अभी तक अनक्लियर हैं वो क्लियर होंगे। तो हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।